आपको वो खबर दिखा देते हैं जो स्पेस से निकल कर आई है। नासा स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान 2 एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। इस मिशन का मकसद जाहिर तौर पर अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाना है। विलियम्स और विल्मोर की धरती पर वापसी फरवरी 2025 तक हो सकेगी। नासा स्पेस एक्स मिशन फ्लोरिडा के स्पेस फोर्स स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद सुरक्षित रूप से ऑर्बिट में पहुंच गया है और इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा था, लेकिन दोनों वहां पर फंस गए। दोनों स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर गए थे। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। अब तक ये सवाल था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर कब और कैसे वापस लौटेंगे। इसका जवाब अब मिल गया है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के तहत हुआ तो फरवरी को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आ सकते हैं। Flying about 260, but docking for us is called at the time of soft capture. 5 meters away. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या हुआ जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर स्पेस में ही अटक गए। आपको एक एक करके समझाते हैं। असल में सुनीता और बुच विल्मोर जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो ISS पर 8 दिन का वक्त बिताने के लिए गए थे। बिल्कुल गुंजन, और देखिए दोनों जो हैं स्टारलाइनर पर सवार होने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही इस यान में तकनीकी खराबी, जिसके बाद से सुनीता और उनके साथी ISS पर फंसे हुए हैं। मगर अब फरवरी 2025 तक दोनों के वापस लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। ये दोनों स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर वापस आएंगे। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान रविवार को ISS पर पहुंच चुका है, जिसमें 2 सीटें खाली रखी गई हैं ताकि सुनीता और विल्मोर लौट सकें। यहां देखिए इस बीच एक ऐसी खगोलीय घटना घटी है जो उन लोगों के लिए बहुत रोमांचक है जो अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं। दरअसल कल यानी 29 सितंबर से धरती को एक अस्थायी रूप से नया चंद्रमा मिल गया है जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। गुंजन, बिल्कुल, इस मिनी मून को वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 का नाम दिया है। ये मिनी मून 29 सितंबर से 25 नवंबर तक धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लेकिन अपने छोटे आकार और कम चमक के कारण इसे हम आसानी से देख नहीं पाएंगे। ये मिनी मून जो है लगभग 33 फीट चौड़ा है और ये क्षुद्र ग्रह अर्जुन बेल्ट से उत्पन्न हुआ है और इसमें पृथ्वी जैसी चट्टानों के गुण भी पाए जाते हैं। करीब 3540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के करीब से गुजर रहा है और कुछ समय के लिए हमारे ग्रह का अस्थायी उपग्रह भी बन गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 को 7 अगस्त 2024 को देखा था। अंतरिक्ष के विशेषज्ञ और खगोल शास्त्री इस पर गहरी नजर रख रहे हैं। साथ ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मिनी मून का धरती पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, देखिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए बिहार में बाढ़ के हालात अब लगातार बने हुए हैं। राज्य के 13 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी, गंडक जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर लगातार बह रही हैं। सैलाब रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है ऑलरेडी। नेपाल से भी पानी छोड़े जाने से मुश्किल और ज्यादा बढ़ी है। गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। बिहार के सुपौल की ये तस्वीरें देखिए जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सैलाब अपने साथ मिट्टी को काट कर ले गया और कई गांवों के अस्तित्व पर अब संकट खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ गुजरात में भी फिर से भारी बारिश हुई है जिसने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। बनासकांठा की तस्वीरें देखिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की नदियां भी पूरी तरीके से उफान पर हैं। बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। राहत बचाव में लगी टीमें लोगों तक पहुंच रही हैं और उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही हैं। जाहिर तौर पर एक एक जान को बचाने की कोशिश है और कम से कम क्षति हो ऐसा प्रयास कम से कम सरकार और प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं कि जैसे ही नदियों में उफान आता है तो गांव के गांव किस प्रकार से जलमग्न हो जाते हैं और अस्तित्व पर उनके सवाल खड़ा हो जाते हैं।
बिहार में इन दिनों बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर और बांध में लबालब भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आलम यह है कि सड़क, घर और गलियां सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ बिहार के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में कई इलाके हैं। मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल की ये तस्वीरें बिहार के पानी पानी होने की महज बानगी भर हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से डटी हुई हैं। बिहार के सीतामढ़ी में कुदरत के कहर के आगे एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मधकौल बागमती का बांध टूटने से यहां पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी का जो स्थिति था उस समय बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था। अगर वहाँ पे अगर चट्टी का जो बोरा होता है मट्टी का, वो अगर कंट्रोल में अगर रहता, मान लीजिए 2-4 गाड़ी वहाँ पे रहता तो कंट्रोल हो सकता था। देखिए अभी यहाँ पे मधकौल में जो है बांध टूटा है 50 मीटर के करीब, 50 फीट के करीब हम लोगों को टूटा है। कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पानी अभी इधर आ गया है और लोग भी धीरे धीरे निकल के बांध पे आ रहे हैं। सबको सचेत कर दिया निकलने के लिए, लोग आ भी रहे हैं निकल के, और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब चलाया जाएगा। पॉलिथीन सीट वगैरह जो है खाने पीने का सब किया जाएगा। दरभंगा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी किरतपुर इलाके में कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कमला की धारा है वो कितनी तेज है, और वो नदी की धारा जो है अब हम दिखा रहे हैं आपको कैसे वो नदी से निकल के पानी इलाके के अगल बगल जगह में वो फैलाव कर रहा है। बगहा में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे यहां आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। वहीं पानी का दबाव बढ़ने से कोसी बैराज के कई गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का जो डिस्चार्ज है वो कोसी बैराज से कुछ कम होना शुरू हुआ है, लेकिन जो पानी पिछले 24-48 घंटों में छोड़ा गया है कोसी बैराज से, वो अब धीरे धीरे सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, नौगछिया इन तमाम जिलों में फैलता जा रहा है और लोगों को इसी तरीके की मुश्किलों का अब सामना करना पड़ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा बिहार में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 8 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं और 11 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। कोशिश यही है कि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। मोतिहारी से सचिन पांडे, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बगहा से अभिषेक पांडे, सुपौल से रामचंद्र के साथ सहरसा से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सैलाब का सितम उधर 7 समंदर पार भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में चक्रवाती तूफान जोन की वजह से काफी नुकसान हुआ है। वहां के रिहायशी इलाके समंदर का हिस्सा नजर आ रहे हैं। कच्चे मकान सैलाब में ढह गए, जबकि कई पक्के मकान आधे पानी में डूबे नजर आए। लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। बचाव दल के सदस्य नाव के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। कुछ और खबरों की बात होगी। अब वक्त के साथ पढ़ाई का पैटर्न भी अब बदल रहा है। पढ़ने पढ़ाने में अब एआई की एंट्री हो चुकी है। अब एआई के जरिए भी छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी स्कूल एडटेक कंपनी यानी लीड ग्रुप ने टैग बुक लॉन्च किया है और ये पारंपरिक पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा से हटकर बिल्कुल नए तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। इस टैग बुक को पुराने पैटर्न में आमूल बदलाव करके
तैयार किया गया है। टेक्स्ट बुक नाम की ये AI बेस्ड किताबें जो हैं बच्चों के रटी रटाई पढ़ाई से बिल्कुल अलग, उन्हें ज्ञान की एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां पर वो लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जब बल्कि उस पढ़ाई को महसूस भी कर सकते हैं। पढ़ाई का ये नया अंदाज बच्चों के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। कैसे काम करती है तकनीक, देखिए। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, ये हम सब कई एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाए तो ये पढ़ाई को भी और ज़्यादा आसान और मज़ेदार बना देती है। ऐसी एक टेक्निक लेकर आए हैं सुमित मेहता, मेरे साथ में है। टेक्स्ट बुक इनके हाथ में है, और टेक्स्ट बुक क्या है ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल बुक की तरह ये बुक है, हालांकि ये दिखती बिल्कुल एक टैब जैसी है, जैसा एक टैब आप देखते हैं, लेकिन ये एक टेक्स्ट बुक है और इसमें प्रॉपर वो चैप्टर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के जो बुक्स में चैप्टर्स होते हैं वैसे ही चैप्टर्स हैं। लेकिन अलग क्या है, अब इन चैप्टर्स को आप अपने मोबाइल में एक ऐप के थ्रू स्कैन करके 3D डायमेंशन में आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसका एक डेमो हमें सुमित दिखा रहे हैं जी, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, अभी ये इस चैप्टर में स्केलेटन 2 डायमेंशन में है, लेकिन हमारी लाइफ तो 3 डायमेंशन में है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा फिजिकल बुक वर्चुअल डायमेंशन पे आ गई है। अब इस स्केलेटन को आप घुमा सकते हैं, इसको जूम इन कर सकते हैं, इसका ऊपर से नीचे तक मुआयना कर सकते हैं, आप इसके बारे में सीख भी सकते हैं। तो अभी आपको सिखाएगा। तो मैंने इस पेज को स्कैन किया, ये मैजिक स्कैन है, वो ढूंढ लेता है कि इस पेज पे क्या मैजिक होने वाला है। तो अभी ये सोलर सिस्टम हमारे बीच में है। अब मैं सन में जूम कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि अर्थ और अर्थ के आसपास मून, ये देखिए अर्थ यहाँ पे है, देख रहे हैं आप अर्थ। आपको अर्थ को अगर मैं घुमाऊंगा तो हमें उसके आसपास मार्स है, फिर आप एस्ट्रॉयड बेल्ट देख पा रहे हैं। हमने एक इंडिपेंडेंट रीडिंग असिस्टेंट बनाया है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ईरा, जो मैंने अभी स्कैन किया था। तो ईरा बच्चे की आवाज सुन के उसको फीडबैक दे पाता है। तो आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर मैंने सही पढ़ा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर मैंने गलत पढ़ा तो ये रेड हो जाएगा। स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, तो मैंने थोड़ा लिस्ट किया तो वो आ गया। लेट अस गेट रेडी सेज मॉम, ये ठीक बोला मैंने। ट्राई ऑन योर कॉलेज यूनिफॉर्म, अब मैंने गलत पढ़ा। ये प्रैक्टिस बच्चा घर में बैठकर कर रहा है, लेकिन वो उसका नतीजा अच्छा है या फिर खराब है, कितने प्लस पॉइंट है कितने माइनस, उसकी एक रिपोर्ट टीचर को पहुंचेगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एवरेज रीडिंग स्पीड बच्चे की क्या थी, रीडिंग एक्यूरेसी क्या थी, और ये बच्चों के नाम है। तो ये सब क्लास के बच्चे हैं, उनका नाम है और ये रिपोर्ट है। तो टीचर को समझ में आता है कि कौन से बच्चे पढ़ पा रहे हैं और कौन से नहीं। तो अगर उसे कुछ स्पेशल अटेंशन देनी है वो दे सकती है। हर एक बच्चे पर आप नजर रख सकते हैं और कह सकते हैं कि सब बच्चे साथ पढ़ें, सब बच्चे साथ बढ़ें। इसी का ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद यही कि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी हर बच्चे तक पहुंचे, खासकर गांव में दूर दराज जो बच्चे बैठे हुए हैं उन तक भी पहुंचे, ताकि वो भी देश की विकास की गति से अपनी गति मिला पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। आधुनिक तकनीक से आपने पढ़ाई की बात तो सुन ली, अब आपको दिखाते हैं ड्रोन तकनीक से ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने का नायाब तरीका। दरअसल जयपुर पुलिस ने एक नायाब प्रयोग किया है। पहले जो काम जमीन से होता था ट्रैफिक दुरुस्त करने का, वो काम अब ड्रोन के हवाले है। कैसे ड्रोन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काट रहा है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। बदलते युग में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, बदलते वक्त के साथ अब जयपुर पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है। अब तक पुलिस महकमा अपने जवानों के जरिए ही कानून और यातायात व्यवस्था संभाल रहा था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर भर में न सिर्फ नजर रख रही है, बल्कि आसमान से ही गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पहले कानून व्यवस्था में ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही थी, लेकिन अब यातायात व्यवस्था में भी ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक जगह बैठे बैठे ही शहर भर में सड़कों पर दौड़ते वाहनों के साथ ही यातायात व्यवस्था की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पुलिस का मानना है कि ड्रोन के आ जाने से न सिर्फ यातायात को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, बल्कि पुलिस कर्मियों का भी बोझ कम होगा। तो मेनली जो इसका मोटो है वो है कि जहां पर हमारे कैमरा नहीं है सर्वेलेंस के लिए, और जहां जहां पे दूर का इलाका है या फिर कहीं पर ट्रैफिक स्टक हो सकता है, बट हमारा वहां पर आदमी नहीं है, कंट्रोल रूम में फुटेज नहीं है, तो वहाँ ड्रोन के माध्यम से उस फुटेज को हमने अपने कंट्रोल रूम में इंटीग्रेट किया है। जयपुर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उड़ाए जा रहे ड्रोन कैमरे 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की सीधी तस्वीरें पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि ये स्वदेशी ड्रोन है। इन ड्रोन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन्हें लगातार 1 घंटे तक आसमान में बिना रुके उड़ाया जा सकता है और ये 1500 फीट की ऊंचाई तक कवर कर रहा है। वहीं तकनीकी खराबी होने पर अपने आप ही ड्रॉप पॉइंट पर ये ड्रोन वापस लिया जाता है। यही नहीं, ड्रोन के ऊपर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। ये कैमरा 5 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नंबर एकदम साफ कैप्चर कर सकता है। मैक्सिमम इसका 6 फ्लाइट हम दिन में करते हैं और इसका जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के सर्कल में हम कहीं भी ड्रोन को भेज सकते हैं और 100 मीटर के हाइट से हम किसी भी विजिबल चीज को हम देख सकते हैं। कहीं ट्रैफिक है, नो पार्किंग में कहीं भी अगर गाड़ियां लगी हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और नंबर प्लेट को हम जो है कैप्चर करते हैं और प्लस उसमें 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं जो आगे हम विभाग को फॉरवर्ड करते हैं। आने वाले दिनों में शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन कैमरा ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी कारगर साबित होगा। हालांकि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही सफल रहा तो सरकार को प्रस्ताव भेज इसे लागू भी किया जा सकता है। ऑनलाइन चालान के साथ साथ अब जो ट्रैफिक कर्मियों से जो बदसलूकी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो पुलिस यातायात कर्मियों की जो कमी है वो कमी भी कहीं ना कहीं इस ड्रोन के जरिए एक तरह से कह सकते हैं कि दूर हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है, वो आपको बता देते हैं। बेंगलुरु को नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी मिल गई है और बीसीसीआई का अपना एक क्रिकेट सेंटर बनाने का सपना भी पूरा हो गया। शनिवार को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम बदलकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है। इसकी नींव जो है फरवरी 2022 में रखी गई थी और 30 महीनों के बाद अब यह सेंटर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। लंबे समय से योजना पाइपलाइन में थी, जो अब खिलाड़ियों के लिए तैयार हो चुकी है। नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी 40 एकड़ में फैली हुई है, जहां पर 3 मैदान और कुल 86 पिच तैयार की गई है। तीनों मैदानों को इंग्लिश काउंटी ग्राउंड के तर्ज पर डिजाइन किया गया और खास बात देखिए इसमें यह है कि ओलंपियंस भी यहां पर तैयारी कर सकते हैं। नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह मां दुर्गा के भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के चितरंजन पार्क में बन रहे माता रानी के पंडाल को खास थीम पर तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पर बाजारों में नवरात्र पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। बाजारों में मां के दरबार से लेकर गरबा के पारंपरिक परिधानों से ये तमाम दृश्य देखिए। इस वक्त बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है और मां का दरबार भव्य तौर पर सजाने के लिए लोग रंग बिरंगी पोशाक मां के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वहीं पर गरबा में रंग जमाने के लिए भी खास तैयारियां की जा रही हैं। खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में भी जुटे हुए हैं। नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक भी अब दिखने लगी है। तमाम तस्वीरें देखिए इस वक्त देश में क्या माहौल है, नवरात्र से पहले कैसी तैयारियां हैं। देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से ये जो फेस्टिवल सीजन है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। और नवरात्र से पहले चाहे गरबा प्रैक्टिस हो, चाहे आपको रंग बिरंगे तमाम परिधान नजर आए, या फिर एक से बढ़कर एक पंडाल, ये तस्वीरें देखिए और समझिए इस वक्त देश का मूड क्या है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, सजने लगा माता रानी का दरबार। माता रानी के भवन, खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार। बड़ा सुख पाया।
आ रही है पावन नवरात्रि की शुभ घड़ी। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा देश भर में माता रानी का दरबार सजने लगा है। माता के मंदिरों में साज सजावट की जा रही है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ चितरंजन पार्क में माता रानी का भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली में बन रहे इस खास पंडाल को ग्रामीण बंगाल की थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों की भव्य रौनक नजर आती है, लेकिन इस बार दिल्ली के चितरंजन पार्क में बन रहे दुर्गा पंडाल में ग्रामीण बंगाल की बारीक कारीगरी और झलक भी नजर आएगी। ये हमारा 49वां साल है और हम स्वर्ण जयंती की ओर नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो इस साल का थीम बहुत ही स्पेशल है। इस साल हमने ग्रामीण बंगला को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो पंडाल है जूट और जो बांस का काम हो रहा है उससे बन रहा है। इसमें हम पंखा, हाथ पंखा जो होता है उसको यूज करेंगे, सूप को यूज करेंगे, पेंटिंग से इसको सजाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे पेंटिंग बना भी रहे हैं। और इस साल 0 प्लास्टिक और थर्माकोल का यूसेज है। इस पंडाल में हम जो हस्तशिल्प है ना बंगाल का, उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी माता रानी के भक्तों का उत्साह अभी से नजर आने लगा है। यहाँ नवरात्रि से पहले ही मंत्रोच्चार के साथ माता रानी का अभिषेक किया जा रहा है। आगर मालवा के नलखेड़ा में ही मौजूद मां बंगलामुखी मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भक्तों को माता रानी के सुगम दर्शन और हवन के लिए यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जा रही है, ताकि नवरात्रि के पावन सप्ताह में भक्त आसानी से माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सके। नवरात्रि को लेकर मतलब लगभग 60-70 हजार लोगों की भीड़ यहाँ आती है प्रतिदिन 9 दिनों में। तो क्राउड मैनेजमेंट को लेके दर्शन करने की जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है सभी से चर्चा करते हुए। और एक समय में 5-6 लोग दर्शन कर पाएंगे, भीड़ कम लगेगी, लोगों को दर्शन करने में सुविधा होगी। जाहिर है नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिरों में माता रानी के भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में भक्तों को आरामदायक दर्शन हो सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार, आगर मालवा से प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र को लेकर गुजरात में अभी से रौनक नजर आने लगी है। बाजार सजने लगे हैं और लोग बड़ी संख्या में गरबा डांडिया खेलने के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। गरबा डांडिया की लोकप्रियता को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी भक्तों को तोहफा दिया। देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। बंगाल से लेकर गुजरात तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों के आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। कोलकाता में जहां बड़े बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं गुजरात में गरबा डांडिया की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अहमदाबाद में बाजार अभी से सज गए हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि के दौरान अगर गुजरात की बात करते हैं तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ रास गरबा का यहाँ विशेष महत्व है। फिलहाल में अहमदाबाद के अंदर जो माहौल है नवरात्रि को लेकर वो लगभग चारों तरफ देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग पंडाल के अंदर जो कार्यक्रम है, जो गरबा आयोजक है, उन्होंने तैयारियां भी कर ली हैं। अहमदाबाद के लॉ गार्डन में पारंपरिक वेशभूषा की झलक नजर आ रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग डांडिया और गरबा के लिए ड्रेस खरीदने पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हम हर रोज देखने के लिए आते हैं, शॉपिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी देख के जाते हैं, फिर और दूसरी दुकान में जाते हैं। सेकेंड टाइम आई हूँ मैं। यहाँ पर चोली, चनिया चोली वगैरह सब बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और मतलब पिछले साल में आई थी, उस टाइम रेट कम थी, इस साल बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने अभी 1800 की एक चनिया चोली खरीदी, यहाँ पे उसकी मतलब 3500 रेट है। वैसे तो
पूरे देश में नवरात्रि के मौके पर उत्सव जैसा माहौल नजर आता है, लेकिन गुजरात में 9 दिनों तक अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में लीन डांडिया खेलते नजर आते हैं। लिहाजा गुजरात सरकार की ओर से नियमों में बदलाव करते हुए श्रद्धालुओं को रात 12 बजे तक गरबा डांडिया खेलने की इजाजत दी गई है। नवरात्रि में भले ही अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन भक्तों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब बस इंतजार माता रानी के आगमन का है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गरबा प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। हम आपको लिए चलते हैं ऐसी ही एक गरबा क्लास में और दिखाते हैं वहां लड़के लड़कियां कितने उत्साह के साथ जमकर गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं और रास गरबा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। लोग माता की आराधना करेंगे, लेकिन गुजरात में माता की आराधना के साथ रास गरबा के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लब में होंगे। मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से गरबा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी नवरात्रि को कुछ दिनों की देर है, लेकिन किस प्रकार से लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पार्टी प्लॉट हो, चाहे क्लब हो या फिर सोसाइटीज हो, लोग इसी प्रकार से नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। रात को लगभग 2 से 3 बजे तक जो गरबा होता है वो इसी प्रकार से खेलते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। जो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटेड? क्योंकि जब भी गरबा खत्म होता है लोग अगले साल इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी नवरात्रि आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का दिगे है और मैं ये ग्रुप से पिछले 7 साल से ज्वाइन हूँ और एक्साइटमेंट तो भयंकर ज्यादा होता है। हम लोग लिटरली हमारा 3 महीने का वर्कशॉप खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या नया लाएंगे, क्या नए कॉस्ट्यूम्स लेंगे, क्या नया स्टेप्स में वेरिएशंस लाएंगे। सो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत होती है और हमारे भी बहुत होती है। अच्छा, लोग थकते नहीं क्योंकि इतने सारे लगभग यहाँ पे 60-70 लोग हम देख पा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नवरात्रि तक पहुंचते पहुंचते थकान नहीं लगती, क्योंकि आम दिनों में तो लोग बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन सब भूल जाते हैं। हम लोग गुजराती है यार, गुजरात में तो ऑलवेज क्रेज तो रहेगा ही। तो हम अभी से तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि गरबा क्लास चालू करना है, गरबा सीखना है। तो 3 महीने से पहले हम लोग गरबा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और लोग बहुत क्रेज है लोगों को कि हम लोग को गरबा सीखना है करके। आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास में जो युवक और युवतियां हैं वो किस प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये गरबा की प्रैक्टिस के जो कार्यक्रम जो अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस होती हैं वो दृश्य हैं। नवरात्रि के जो दृश्य होंगे वो 3 तारीख से दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ गरबा सिखाने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं। कितना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है और कितने दिन पहले से लोग इस प्रकार से नवरात्रि को लेकर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं? नवरात्रि के 3 महीने पहले यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और कई गरबा क्लास तो 4 महीने पहले भी शुरू कर देते हैं लोग, और बहुत लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं। हर गरबा क्लास में हमारे टोटल जितने ब्रांचेस में ओवर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ पे गरबा सीख रहे हैं। लोग पासेस का भी व्यवस्था करते हैं, अगले दिन से ही चिंता रहती है कि कल कहाँ जाएंगे। किस प्रकार से लोग ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं? अहमदाबाद में काफी वेन्यू है जहाँ पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज हो रही है अभी, तो काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, तो पासिस के हिसाब से बहुत दिक्कत हमें आती है क्योंकि 300 प्लस हर रोज कर रहे हैं हमें। तो हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हमारे ग्रुप का कांटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनके साथ कोलैब करके पास परचेज करते हैं।
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां जनकपुरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री जनकपुरी महोत्सव में भगवान राम की बारात का भव्य स्वागत हुआ। श्री राम के साथ बाराती और घराती दोनों बैंड बाजों पर खूब नाचते नजर आए। इस बीच जनक दुलारी को ब्याहने आए वर स्वरूप में श्री राम के दर्शन और चरण स्पर्श करने के लिए हर मिथिलावासी व्याकुल नजर आए। इस साल जनकपुर महोत्सव में जनक महल को दुबई के अबू धाबी में बनाए गए हिंदू मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया और रोमांचक रामलीला का आयोजन किया गया। ये महोत्सव 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। राम बारात, राम जी का परिवार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उर्मिला जी, सीता जी, सभी लोग, राजा दशरथ जी, जनक जी, सभी यहाँ जनक महल में आएंगे। और इस बार आप देख रहे हैं कि जो जनक महल बना है, ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे अच्छा सेट अभी तक नहीं बना है। कल राम बारात ने भी अपना आगरा का 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जनकपुरी महोत्सव हम देखने आए हैं। इस बार मैं देखने आया हूँ तो पहले से और अच्छा, सुंदर और भव्य महल यहाँ सजाया हुआ है और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है, पहले से ज्यादा अच्छा है। और जो यहाँ की डेकोरेशन है, पेड़ पौधों से यहाँ एक मैसेज दिया गया है। पेड़ पौधे आपके सामने लगे, पेड़ पौधों से मैसेज दिया गया पर्यावरण के लिए। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।